नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक बिकवाली भरा सेशन था। हमने मुनाफा वसूली हावी होते हुए देखी और एक हैवी सेल ऑफ के साथ मार्केट की हुई है क्लोजिंग। आज दिग्गज ही नहीं, छोटे बचे वाले स्टॉक्स में दबाव में थे क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सेलिंग प्रेशर आज काफी हावी हुआ। आप सबसे ज्यादा गिरावट देखेंगे आज के सेशन में तो बैंक और एनबीएफसी सबसे ज्यादा दबाव बना रहे थे। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स यहाँ पर काफी दबाव था आज के सेशन में। चुनिंदा बाइंग अगर हमने कहीं देखी तो आईटी था या फिर फार्मा था, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप टॉप लूजर्स देखेंगे आज के सेशन में तो वो बैंक ही रहे हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स काफी गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप आज के आंकड़े भी देखेंगे एफआईएस के, तो एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है आज के सेशन में। और अगर सबसे पहले एफआईएस का आंकड़ा देखेंगे तो 1565 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की और डीआईएस ने 650 करोड़ की बिकवाली आज के सेशन में की है। तो एफआईएस दोनों की तरफ से आज के सत्र में बिकवाली ही हावी हुई है। हालांकि अगर आप एफआईएस के आंकड़े देखेंगे तो 18 मई के बाद एक दिन में एफआईएस की ओर से अगर मिलाकर देखें तो ज्यादा सेलिंग आज के सेशन में देखने को मिली। और पिछले 5 सत्रों के अगर आंकड़े आपके सामने रखे तो एफआईएस लगभग 5000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। लेकिन कल लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल आज के जानकार बने हुए हैं। मानस, गुड इवनिंग। पहले तो इंडेक्स पर ही अपना आउटलुक दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए आज की गिरावट के बाद कल के लिए क्या आउटलुक है, स्ट्रैटेजी क्या है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? दीपाली देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, निफ्टी ने एक अहम सपोर्ट जो कि 10,700 10,675 के आसपास था, उसको ब्रेक किया है। तो वो एक कंसर्न जरूर है और मेरा समझना है कि शायद इस गिरावट के बाद, इस तरह के ब्रेकडाउन के बाद हमें अभी थोड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी। शायद 10,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट इन बिटवीन अगर आप यहाँ से देखिए 10,500 10,450 के आसपास देखिए तो काफी सारे सपोर्ट दिखते हैं डेली चार्ट पे। तो मेरा समझना है कि आपको निफ्टी पे कोई शॉर्ट कॉल नहीं लेना है, कॉशियस रहिए। आपको लॉन्ग कॉल नहीं लेना है और स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करिए, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखिए। दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, 10,500 तक वापस निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए, इसके अलावा पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर राहुल है हैदराबाद से। राहुल, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम, मैंने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के 80 शेयर्स खरीदे हुए हैं 505 रुपीज के प्राइस पर। तो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या इसको सेल करना चाहिए? ग्लेनमार्क फार्मा पर व्यू ले लेते हैं। बताइए मानस, क्या सजेशन होगा? 520 ऊपर की इनकी बाइंग है। एक दिन ये स्टॉक 30% चलता है खबर के बाद और वापस इसमें मुनाफा वसूली हावी होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो हायर लेवल्स पर होल्ड कर रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा। क्या सजेशन होगा उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए और इनके लिए क्या राय है जिनकी 520 की बाइंग है? दीपाली देखिए, स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से पिछले मंथ ये एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और अब अगर आप डेली चार्ट देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखने लगे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 350 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो अगर ये इन्वेस्टर है और अगर ये स्टॉक थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा करंट लेवल्स पे ना निकले, थोड़ा इंतजार करिए। 350 का स्टॉप लॉस रखिए और जब उछाल मिले 450 से 475 के बीच में, तब आपको फिर से स्ट्रेटजी तय करनी होगी कि आपको क्या करना है। फिलहाल के लिए ग्लेनमार्क में बने रहे और 350 का स्टॉप लॉस रखें। तो 350 का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। 450 के आसपास पहुंचे तो वहां पर निकल जाइए, ये सजेशन होगा। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरत से पृथ्वीराज मौजूद हैं फोन लाइन पर। पृथ्वी जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए, माफी चाहेंगे, फोन लाइन पे मौजूद नहीं है, बल्कि एसएमएस के जरिए उन्होंने डिटेल्स भेजी है। करोड़ वाइस बैंक 1000 प्राइस है। हमारा क्या सजेशन होगा? कुछ मेरे ख्याल से कुछ 2-3 मंथ पहले एक बड़ा स्पाइक दिया था, 24 रुपए से 36 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है कि कॉशियस रहना जरूरी है करोड़ वैश्य बैंक पे और आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 29 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाता है तब आपको निकलना है, उससे पहले बने रहना है। एक ब्रेकआउट लेवल में बताता हूँ 36 रुपए का, अगर 36 रुपए के ऊपर निकल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको 45 और 48 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे और 29 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है लेवल्स और उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। फेसबुक पर हमें लगातार ढेर सारी क्वेरीज मिल रही हैं। चूंकि ये शो फेसबुक पर भी लाइव है तो एक सवाल फेसबुक से उठा लेते हैं। आरसीएफ पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। केशव वर्मा ने सवाल भेजा है,
45 के भाव पर 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। स्टॉक 48 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज थोड़ा 2 रुपए नीचे बंद हुआ है। मानस जी, क्या सजेशन होगा आरसीएफ पर? 45 की बाइंग है। आपने आरसीएफ की बात की दीपाली? जी जी, देखिए आरसीएफ हाई टॉप साइड बॉटम बना रहा है। जरूर हमने आज बिकवाली देखी, लेकिन अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो 45 रुपए के आसपास स्टॉक काफी सपोर्ट देता है। तो मेरी हमें तो आपको आरसीएफ में बने रहना है और 45 के नीचे स्टॉप हो सकता है, क्योंकि 45 रुपीज जो है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरे हिसाब से शायद थोड़े करेक्शन के बाद फिर से उछाल देखने को मिलेगा और 55 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे आरसीएफ पे। तो 55 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए, आरसीएफ में अपनी पोजीशन बने रहिए। हमारे साथ अब मोहित है रांची से फोन लाइन पर। मोहित, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। पूछिए सवाल। ये मेरे पास 300 क्वांटिटी वोल्टास है, 560 के रेट के अराउंड। 560 आपका परचेसिंग प्राइस है, और कितना समय आप रुक सकते हैं? कोई होराइजन आपका? 2 से 3 मंथ। ठीक है, मानस 2 to 3 मंथ का व्यू है। 561 की इनकी बाइंग है वोल्टास में, 547 पर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू होगा आपका, क्या करेंगे? दीपाली करीब 4-5 हफ्ते से अगर आप देखिए तो कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई आपको डायरेक्शनल कॉल लेना है। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 530 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जो ब्रेकआउट लेवल है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, वो है 580। अगर 580 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद 625 से लेकर 635 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे वोल्टास में। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। 600 प्लस के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। पीयूष है अब अलवर राजस्थान से फोन लाइन पर। पीयूष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 3 स्टॉक हैं। एक तो एसबीआई बैंक 1186 के भाव पर, और एक एनसीसी 31 रुपए के भाव पर 1000, और आईडीबीआई बैंक है 43 रुपए के भाव पे 1000। तो आईडीबीआई में आपकी 43 की बाइंग है। इसके अलावा एनसीसी में बाइंग लेवल क्या बताया आपने? 28। और इसके अलावा एसबीआई 1000 है। एसबीआई मेरे पे 1000 है 170 के भाव से, 170 के प्राइस पर। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस जी से। मानस जी, एसबीआई और साथ ही साथ एनसीसी, इन दोनों पोजीशंस में तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 170 की इनकी बाइंग एसबीआई में अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है। एनसीसी में 28 रुपए के आसपास की बाइंग बता रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है आईडीबीआई बैंक, जो कि लगातार अपर टू लोअर सर्किट की में ही घूम रहा है। तो क्या सजेशन होगा तीनों स्टॉक्स में? क्विक व्यू आपका। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहे, 174 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो कि रिवर्सल के साइन है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रह सकते हैं। एनसीसी की जहां तक बात है, यहाँ पर भी मैं होल्ड ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट से बन रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 29 रुपए के आसपास है। तो यहाँ 29 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। आईडीबीआई बैंक मैं सजेस्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कभी भी मौका मिल जाए, कोई उछाल मिले, अगर सर्किट लोअर सर्किट ना लगे अपर सर्किट लगना शुरू हो जाए, तो आप बिल्कुल 45 और 48 की रेंज में स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सभी स्टॉक पर आपको राय दी गई है, लेवल्स भी बताए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक पर हमें सवाल क्योंकि काफी मिल रहे हैं, एक वोडाफोन ले लेते हैं, क्योंकि एक हॉट स्टॉक है ये आजकल, जिसमें काफी लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, स्पेशली 9 रुपए 10 रुपए के आसपास। और एक करण वक्त ने हमें सवाल भेजा, बट डेली हमें वोडाफोन आइडिया पर क्वेश्चंस मिलते हैं। मानस, बताइए क्या सजेशन होगा? करण की बात करें तो इनके पास 1000 शेयर में 10 रुपए के प्राइस पर लॉन्ग टर्म ही रख सकते हैं। बट और भी काफी सारे व्यूअर्स की हमें क्वेरीज आती है जिन्होंने 9 रुपए 9.5 रुपए के आसपास बाइंग की हुई है, 11 रुपए भी इनफैक्ट खरीदा हुआ है वोडाफोन आइडिया। क्या भी होगा उन सब के लिए इस स्टॉक पर? दीपाली, अगर चार्ट्स आप देखिए और वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको एक राउंडिंग बॉटम दिखेगा, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है। पिछले करीब 15-20 दिन से हमें कोई मेजर मूवमेंट नहीं देखने को मिला, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से ये फ्लैग पैटर्न के साइन दिख रहे हैं चार्ट्स पे। तो फ्लैग पैटर्न कंसोलिडेशन के बाद अगर फिर से हमें ब्रेकआउट फ्लैग पैटर्न का दिखे 12 रुपए के ऊपर, तो जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 17 रुपए के आसपास रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आइडिया वोडाफोन को होल्ड करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 7 रुपए 90 पैसा है, उसके नीचे रखना चाहिए। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा सुभाष है हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर। सर ये मैंने यस बैंक लिया था पिछले महीने 29 रुपए में 1000 शेयर। तो ये मेरे को क्या करना चाहिए आगे? यस बैंक के आपने जिक्र किया तो आपको बता दें यस बैंक पर अभी भी एक खबर भी आ रही है। मानस इनफैक्ट आपका व्यू भी लेना चाहेंगे। यस बैंक का जो एफपीओ है उससे जुड़ी हुई अपडेट आ रही है कि ट्रेडेन पार्क ने 9.9% स्टेक यस बैंक में लिया है एफपीओ अलॉटमेंट के जरिए। और ट्रेडेन पार्क जो है ट्रेडेन पार्क कैपिटल ये लगभग 27 बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट करेगा यस बैंक के एफपीओ के जरिए। और जो एंकर बुक है वो फुल्ली सब्सक्राइब भी हुई है और जो टोटल फंड रेज कर रहा है यस बैंक वो 45 बिलियन के आसपास है। और मानस जब प्राइस आया था एफपीओ का तो उसके बाद ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफी टूटा था। आज भी कमजोर रहा ये, लेकिन क्योंकि नाम ठीक ठाक आ रहे हैं जो एलोकेट कर रहे हैं अपना पैसा यस बैंक में, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। आपने अभी इनका व्यू भी सुना, जो कॉलर हमारे साथ बने हुए थे सुभाष, इनकी बाइंग 29 रुपए की है। तो बताइए अभी तो नुकसान हो रहा है इनको, बट क्या व्यू है इन लेवल्स पर? तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है दीपाली, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, शायद 25 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिले। लेकिन मैं ये स्टॉक सजेस्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कभी भी कोई उछाल मिल जाए तो आप यहाँ से निकल जाइए। देखिए ये काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो गया, तो अब इसको एक रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रेड करना या इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से कभी उछाल मिले तो यहाँ से निकल जाए। और अगर प्राइवेट बैंकिंग में रहना है तो इंडसइंड बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करें लंबे समय के लिए, करीब 6 से 8 मंथ के लिए, तो वहां आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमें क्वेरीज जो फेसबुक ट्विटर पर आ रही हैं उनको पिक कर लेते हैं। और सवाल हमें भेजा है कौस्तभ सकपाल ने फेसबुक पर ही। जिंदल 100 पर इनका सवाल है मानस। 63 रुपए 70 पैसे के भाव पर इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। व्यू इनका शॉर्ट टर्म है। देखिए अगर 63 रुपए पे खरीदा हुआ है तो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस उनका आज ट्रिगर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 60 रुपए एक अहम सपोर्ट था शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और जब अब 60 रुपए के लेवल्स ब्रेक हो गए तो शायद हमें गिरावट अभी और देखने को मिलेगी, 55 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, प्योरली ट्रेडर है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उछाल मिले 29 और 29.50 के बीच में तो जिंदल 100 से निकल जाए। और अब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन तब तक न बनाए जब तक स्टॉक 62 रुपीज के नीचे ट्रेड करता रहे। ठीक है, तो जिंदल 100 पर राय आपको मिली है। इसके अलावा ट्विटर पर एक है सुनील कुमार ने महिंद्रा फाइनेंशियल पर 206 के भाव पर 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो बताइए मानस एमएनएम फाइनेंशियल 206 की बाइंग है। देखिए यहाँ तो मैं समझता हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं और एनबीएफसी स्टॉक में पिछले दिनों हमने बेहतर प्रदर्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए 179 का स्टॉप लॉस रखें, एमएनएम फाइनेंस बने रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें फिर से रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी और स्टॉक 250 260 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहे, 179 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है, लेवल्स बताया है मानस से, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। जब वापस लौटेंगे तो आपकी जो कुछ और क्वेरीज है फेसबुक ट्विटर की उनको शामिल करेंगे। मानस बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। कल का बाजार, मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और एक सवाल हमें आया है विनय कुमार दुआ का, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर 1500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 44 रुपए 35 पैसे के प्राइस पर। बताइए मानस क्या सजेशन होगा मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स में? मैंगलोर केमिकल्स की आपने बात की दीपाली। देखिए 192 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर लोअर लेवल पे देखिए तो स्टॉक पे 185 184 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 184 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर ब्रेकआउट जब भी देखने को मिलेगा 202 203 के ऊपर तो शायद 225 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सजेशन आपको दिया गया है, उसी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा हमें एक अभिषेक निकम ने सवाल भेजा है ट्विटर पर। सुवेन लाइफ साइंसेज पर इनका सवाल है, 44 रुपए के भाव पर 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। माना सुवेन लाइफ साइंसेज ऑलमोस्ट 45 की बाइंग है इनफैक्ट उनकी, क्या करें? नहीं, पैटर्न तो बहुत अग्रेसिव नहीं लगता है, बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है दीपाली। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि कभी कोई उछाल मिल जाए यहाँ पर तो बिल्कुल स्टॉक से निकल जाए। उछाल पर एग्जिट करने की सलाह है सुवेन लाइफ साइंसेज से, यही सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा है और ये सवाल हमें भेजा है अनंत टेलर ने एलेम्बिक लिमिटेड पर
89 के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक खरीदे हुए हैं और जिनका परचेसिंग प्राइस है वो 300 रुपए का है। मानस, एलेम्बिक पर और अपनी राय दीजिए। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 89 का है। देखिए 89 का प्राइस है तो मैं नहीं समझता इनको कोई बहुत मेजर लॉस हो रहा है। यहाँ पर बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 72 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 105 110 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल पर एक सवाल आ रहा है फेसबुक पर। अमित पटेल ने ये सवाल भेजा है, 500 शेयर भारतीय इंफ्राटेल के खरीदे हुए मानस इन्होंने 219.50 पैसे के प्राइस पर जाना चाहते हैं, रखें या फिर निकल जाए, बताइए। नहीं, मैं समझता हूँ कि स्टॉक से निकलना चाहिए। 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद स्टॉक 195 के आसपास तक जाएगा। तो जो ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल निकले, या तो थोड़ा इंतजार करें, 210 212 का भाव मिले तब बिल्कुल निकल जाए स्टॉक से। ठीक है, इसके अलावा हितेश शुक्ला सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। यूकेएल पर इनका सवाल है, 20 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 441 के प्राइस पर, तो इनके लिए क्या सजेशन होगा? देखिए इनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बने रहे स्टॉक में, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ ट्रेंड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस दिखता है बट पैटर्न पॉजिटिव लगता है। तो मेरे हिसाब से 419 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे स्टॉक में। कंसोलिडेशन देखने को मिलने के कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शायद 515 और 520 के कभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है टेस्ट करने का। ठीक है, तो व्यू आपको मिला है, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा सवाल आ रहा है आईओएल केमिकल पर, और इंटरेस्टिंग ये है कि मनीष ने ये सवाल में भेजा है फेसबुक पर मानस। 350 के भाव पर 300 शेयर्स हैं, तो शानदार मुनाफा इनको हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक तो 800 रुपए भी पहुंचा था कल के सत्र में। आज हालांकि मुनाफा वसूली की चपेट में है और इनफैक्ट अक्रॉस फार्मा या फिर केमिकल स्टॉक में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक रहा है, जिसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इस साल की शुरुआत से तक डिलीवर किए हैं। तो आईओएल केमिकल में प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए अगर इन्होंने 300 रुपए के भाव पे लिया है तो शायद इनको करीब मेरे ख्याल से 2 या 3 मंथ पहले ही इन्होंने स्टॉक लिया होगा। तो 300 रुपए से लेकर 800 रुपए इतने रिटर्न्स मिलने के बाद भी मैं नहीं समझता कि कोई भी रीजन है स्टॉक में बने रहने का। प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है, जिस तरह के लेवल्स देखने को मिले हैं उस पैटर्न को देख के लगता है कि शायद करेक्शन अभी और डीप होगा। तो कल अगर इनको थोड़ा सा ऊपर का भाव मिल जाए जहां इनको लगता है कि इनको प्रॉफिट ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट्स लेने की सलाह है, यहाँ प्रॉफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमें एक सवाल भेजा है ज्योति पटेल ने। कोल इंडिया पर इनका सवाल है, 150 के प्राइस पर इन्होंने 150 स्टॉक से लिए हुए हैं, तो कोल इंडिया 150 की बाइंग है मानस, क्या व्यू होगा? देखिए पैटर्न वीक लगता है, कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से उछाल मिले 130-35 की रेंज में तो स्टॉक से निकले, और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको तब तक नहीं बनानी है जब तक स्टॉक 145 के लेवल्स को ब्रेक ना करे। पूर्वा शाह एक सवाल हमें भेज रही है फेसबुक पर। मारुति पर इनका सवाल है, 6104 के भाव पर इन्होंने मारुति लिया है, तो भाव देखकर तो लगता है कि शायद कल परसों की ही इनकी बाइंग होगी। आज तो ये स्टॉक फिसला है, क्या करना चाहिए इनको? मारुति में 6104 की बाइंग है। देखिए स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, डोजी पैटर्न वीकली चार्ट पे दिख रहा है। मैं सजेस्ट करता हूं कि 5700 का स्टॉप लॉस रखें, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाए तो स्टॉक से बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक पर एक सवाल आ रहा है संदीप जिंदल का। इन्होंने 2500 शेयर पीएनबी के खरीदे हुए हैं, प्राइस है 55 रुपए का। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल रख सकते हैं, बताइए मानस। देखिए 2 साल रख सकते हैं, और इन्होंने जब इतना लोअर लेवल देख लिया 55 रुपए के बाद, शायद उन्होंने 26 रुपए के लेवल भी देखे होंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब इनको निकलने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पीएसयू बैंक मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम है तो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया है, उसी के हिसाब से आप ट्रेड ले। इसके अलावा ब्रजेश राठी का एक सवाल आ रहा है, गोदरेज इंडस्ट्रीज पर 50 शेयर इनके पास 444 के प्राइस पर जाना चाहते हैं कि आप क्या करें? मानस। देखिए अगर इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं, ट्रेडर है तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूं 354 का। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो ट्रेडर के तौर पे निकल जाना चाहिए। इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और लॉन्ग टर्म अगर पोटेंशियल की बात करें तो 450 टू 460 के लेवल्स आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। ट्विटर पर भी हमें सवाल आ रहे हैं। विनीता ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, पावर ग्रिड इन्होंने खरीदा हुआ है 178 के प्राइस पर, तो पावर ग्रिड पर मानस अपना व्यू बताइए, क्योंकि
ज्योति पटेल भी हमें एक सवाल भेज रही पावर ग्रिड पर, इनकी बाइंग 178 की, इनफैक्ट यही है। तो पावर ग्रिड पर क्या सजेशन होगा 178 के बाइंग प्राइस के हिसाब से? मैं निकलने की सलाह देता हूं क्योंकि 160 एक अहम सपोर्ट था, स्टॉक ने वो ब्रेक कर दिया है, तो बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। और अब आपको बाय तभी करना है जब स्टॉक 175 176 के ऊपर निकले। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके ऊपर ही आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, अदरवाइज आप होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। मिलिंद सबनविस ने हमें सवाल भेजा है, एचडीएफसी बैंक इनके पास 1060 के प्राइस पर माना, एचडीएफसी एएमसी 2040 के प्राइस पर, और व्यू है इनका 3 मंथ का। देखिए एचडीएफसी बैंक तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल लगता है, शायद स्टॉक 1150 तक के लेवल टेस्ट करेगा, तो बने रहे। स्टॉप लॉस 1020 के नीचे रखें। एचडीएफसी एएमसी में भी बने रह सकते हैं, बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक पे 2300 पे बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिखता है, तो 2300 का स्टॉप लॉस रखें और एचडीएफसी एएमसी में भी बने रहे। तो दोनों स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को होल्ड रखिए, बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। चलिए फिलहाल सवाल इतने ही शामिल करेंगे और ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे हमारी मुहिम की, सीएनबीसी आवाज जो एनएससी के साथ मिलकर लाया, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाना, उनके निवेश से जुड़े बारीकियां उनको समझाना। आज हम आपको बताएंगे केवाईसी क्यों इंपॉर्टेंट है। केवाईसी में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, जैसे कि आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, ताकि जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी कंपनी से है तो वो सही पते पर पहुंचे, सही जानकारी आप तक पहुंचे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचे, क्योंकि पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में इससे मदद मिलती है। तो इसीलिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपने अब तक अपना केवाईसी नहीं कराया है तो कराइए, यही आपके लिए सजेशन है। मानस, आप कुछ व्यू देना चाहेंगे इस टॉपिक पर? बिल्कुल, देखिए केवाईसी बहुत ही जरूरी चीज होती है। मैं समझता हूँ कि आपकी कोई भी मार्केट में पोजीशन है, किसी भी तरह की पोजीशन है, आप कमोडिटी ट्रेडर हैं या आप इक्विटी ट्रेडर हैं, आप किसी भी उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो आपको केवाईसी भरना बहुत जरूरी है। शुक्रिया मानस शो में आने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से। नमस्कार।